प्रधानमंत्री ने आगामी गर्मी की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने मानसून के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा बुनियादी ढांचे की तैयारी और गर्मी और शमन उपायों से संबंधित आपदा की तैयारी के बारे में ली जानकारी। दिल्ली शराब घोटाला केस में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। सीबीआई ने कोर्ट से कहा, फिलहाल सिसोदिया से नहीं करनी है पूछताछ, लेकिन 15 दिनों के अंदर फिर पड़ सकती है पूछताछ की जरूरत। देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा, भारत की विदेशों पर निर्भरता कम करने की सरकार की है पूरी कोशिश। त्रिपुरा भाजपा विधायक दल के सर्वसम्मति से नेता चुने गए माणिक साहा 8 मार्च को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी से की पूछताछ। मामले में 15 मार्च को राबड़ी, लालू यादव और मीसा यादव की है पेशी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी विवादों की बन गए हैं आंधी। साथ ही कहा, राहुल ने विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का लिया ठेका। चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की सेहत के लिए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वहां पर पूरे इंतजाम किए जाएंगे। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे और आइए अब हम विस्तार से खबरों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर आगामी गर्मियों में गर्म मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री को आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता और आपात स्थिति के लिए तैयारियों के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें गर्मी से संबंधित आपदाओं की तैयारी के लिए देश भर में चल रहे विभिन्न प्रयासों और शमन उपायों के बारे में भी अपडेट किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों सहित मेडिकल पेशेवर, नगरपालिका और पंचायत प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया टीमों जैसे अग्निशमन आदि विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार की जानी चाहिए। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में कुछ मल्टीमीडिया व्याख्यान सत्र शामिल करने का भी निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्म मौसम के लिए प्रोटोकॉल और क्या करें और क्या ना करें को सुलभ प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए और प्रचार के विभिन्न अन्य तरीकों जैसे जिंगल्स, फिल्म, पम्पलेट आदि भी तैयार और जारी किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने IMD से दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करने को कहा जिसे आसानी से समझा और प्रसारित किया जा सके। इस बात पर भी चर्चा की गई कि टीवी समाचार चैनल, FM रेडियो आदि दैनिक मौसम पूर्वानुमान को इस तरह से समझाने के लिए रोजाना कुछ मिनट खर्च कर सकते हैं जिससे नागरिक आवश्यक सावधानी बरत सके। प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के विस्तृत फायर ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सभी अस्पतालों में अग्निशामकों द्वारा मॉक फायर ड्रिल की जानी चाहिए। जंगल की आग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत भी बताई गई। इस बात पर चर्चा की गई कि जंगल की आग को रोकने और उससे निपटने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रणालीगत बदलाव किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि जलाशयों में चारे और पानी की उपलब्धता पर नजर रखी जाए।
भारतीय खाद्य निगम को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि फिलहाल उसे और पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगले 15 दिन में फिर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। वहीं सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है। जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं वो परेशान हो रहे हैं। हम सिर्फ दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे बुराई पे अच्छाई का विजय का त्योहार मना रहे हैं और आज दिल्ली की सबसे बड़ी जो बुराई है वो भ्रष्टाचार है, शराब का घोटाला है, जिसके प्रतीक ये तीनों है। इसलिए इनका पुतला फूंका जा रहा है और धीरे धीरे वो समय भी दूर नहीं है जब दिल्ली में सही मायनों में एक अच्छा शासन आएगा और इस भ्रष्टाचार से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई के अनुसार जमीन के बदले नौकरी मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लौटे लालू यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। उल्लेखनीय है कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले के मामले में दिल्ली की अदालत ने 15 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपितों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ये समन जारी किया है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपित बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। गुजरात के गांधीनगर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्यों में एनडीए सरकारें भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं। मुझे खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभाग और एनडीए की राज्य सरकारें लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार के अलावा अब एनडीए के शासन वाले 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को राज्य सरकार ने नौकरी दी है। पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य सरकार की नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी के अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भी बीते वर्षों में गुजरात में करीब 18 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। गुजरात सरकार ने तो भर्ती कैलेंडर बनाकर तय समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष 25,000 से ज्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी देने की तैयारी की है। गुजरात सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है।
हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के माध्यम से ज्यादा रोजगार के मौके प्रदान करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए केंद्र सरकार ने एक ठोस रणनीति पर काम किया है। हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम रोजगार बढ़ाने पर। हमारा फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। हमारा फोकस रहा स्वरोजगार के लिए देश में सही वातावरण बनाने और नौजवानों को बिना गारंटी आर्थिक मदद देने पर। हमारा फोकस रहा बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स के मुताबिक युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना से छोटे कारीगरों को लाभ पहुंचा है। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ एमएसएमई उद्योगों के साथ इनको जोड़ा जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें एमएसएमई से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को वर्ल्ड मार्केट तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। हम बदलती हुई नेचर ऑफ जॉब्स के लिए भी अपने युवाओं को लगातार तैयार कर रहे हैं। इस काम में हमारी आईटीआई बड़ी भूमिका निभा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। त्रिपुरा में माणिक साह भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। 8 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने अगरतला में डीडी न्यूज से बात करते हुए ये बात कही। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के 8 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। स्वामी विवेकानंद मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा आईपीएफटी गठबंधन त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा में 33 सीटें जीतकर सत्ता में लौटा है।
और वहीं मेघालय में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा 7 मार्च को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वो लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कोनराड संगमा की सरकार में बीजेपी, यूडीपी और पीडीएफ भी सहयोगी होंगी। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने खुद इसकी जानकारी दी है। ANI न्यूज एजेंसी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, गठबंधन को मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2 के रूप में जाना जाएगा। सभी सहमत हैं क्योंकि भागीदार समान हैं। हमने मुख्यमंत्री को MDA 2 के अध्यक्ष के रूप में भी चुनने का फैसला किया है। नई सरकार में मंत्रिमंडल को लेकर भी आम सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के अनुसार उनकी कैबिनेट में 12 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। नई सरकार में एनपीपी के कोटे से सबसे ज्यादा 8 मंत्री होंगे। इसके बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी से 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी HSPDP से एक विधायक मंत्री बनेगा। इससे पहले संगमा ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि राज्यपाल ने संगमा का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया था। 7 मार्च को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर से 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सहायता और आपातकालीन प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने जा रही है। 3 स्तरीय संरचना की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चिकित्सा की दृष्टि से तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सहायता मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कठिन मार्ग के साथ तीर्थयात्रियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों और पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों जैसे स्ट्रोक आदि के कारण होने वाली तीर्थयात्रियों की मौत की जानकारी दी। मंडाविया ने कहा कि आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्रिम एम्बुलेंस और स्ट्रोक वैन के एक मजबूत नेटवर्क की योजना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि स्ट्रोक प्रबंधन और उपचार स्वास्थ्य सुविधा के रास्ते में शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस यात्रा मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर तैनात रहेंगी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के PG छात्रों को मजबूत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में तैनात करने का प्रस्ताव है। ये अनुभव PG छात्रों के लिए एक कौशल और क्षमता निर्माण अभ्यास के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा यात्रा के ऊंचे इलाकों में आपातकालीन दवाएं मुहैया कराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में एम्स ऋषिकेश ने दवाइयां देने और लेने के लिए ड्रोन सेवा शुरू की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। आर्थिक जगत से महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। पिछले 5 सालों में महिलाओं का क्रेडिट एक्सेस 2 गुना हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में यह आंकड़ा 7% से बढ़कर 2022 में 14% हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि पुरुष कर्जदारों की तुलना में भी महिलाओं की 4% बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला के क्रेडिट एक्सेस बढ़ने के कई कारण हैं। कई ऋणदाता महिलाओं को बेहतर ब्याज दर देते हैं। दूसरा, पुरुषों की तुलना में महिला कर्जदारों का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिला कर्जदारों का क्रेडिट स्कोर 731 से 770 के बीच रहा है, जो पुरुषों से बेहतर है। खपत आधारित क्रेडिट उत्पाद जैसे पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन महिला कर्जदारों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में व्यावसायिक ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुना से अधिक हो चुकी है। होम लोन सेगमेंट में महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के बैंक ऋण की सुविधा के लिए की गई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इसका कारण मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाएं हैं। आज हर बैंक का, हर नेशनलाइज्ड बैंक की हर ब्रांच में कम से कम SC ST एंड 1 वुमेन लोन मस्ट है। तो उसका बेनिफिट आज लेडी को मिल रहा है कि वो जाती हैं, अपने प्रोजेक्ट दिखाती हैं और इस कॉन्फिडेंस से दिखाती हैं कि जो बैंकर है उसको ये भरोसा हो जाता है कि ये जो बोल रही है ये करके दिखाएगी। मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक 27 जनवरी 2023 तक अप्रैल 2015 में योजना की शुरुआत की बाद से 38 करोड़ 58 लाख रुपए का ऋण दिया गया है, जिसमें 26 करोड़ 35 लाख का ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है। मेरी मदर ने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बैंक से 85 लाख रुपीस का लोन लिया था, जिसमें से हम लोगों ने हाफ लोन ऑलरेडी पेड कर दिया है। एंड हमारे को गवर्नमेंट ने इस लोन के लिए बहुत हेल्प करा और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक स्टार्टअप हुआ कि हम लोगों ने अपनी खुद की शॉप खोली एंड द शॉप इज गोइंग वेरी वेल। ये इतनी अच्छी योजना है कि आज भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लोन मैंने 3.5 लाख रुपए का लिया था। जी हाँ, अभी भी मैं रोजगार कर रही हूँ और इस रोजगार से इतना लाभ है कि लोग अपने घर का खर्च आराम से चलाते। इतना ही नहीं, 1 दिसंबर 2022 से महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए 10% गारंटी शुल्क की रियायत भी दी गई है। अन्य मामलों में 75% की तुलना में 85% की बढ़ी हुई गारंटी कवरेज को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को ऋण दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महाराष्ट्र में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने मुंबई और नागपुर के 15 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5 करोड़ 51 लाख रुपए मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस दौरान लगभग 1 करोड़ 21 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय को डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज आदि भी मिले हैं। इस दौरान पंकज मेहदिया, लोकेश और कथिक जैन की ओर से किए गए निवेश धोखाधड़ी के संबंध में सर्वेक्षण किया गया है। जांच से पता चला है कि पंकज नंदलाल मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ एक पॉन्जी योजना चला रहे थे। इसके अलावा मुख्य लाभार्थियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में भी तलाशी ली गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने POJK के विस्थापितों के लिए विशेष शासन शिविर का उद्घाटन किया। शिविर के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है। उधमपुर, राजौरी, जम्मू, पुंछ और कठुआ में शिविर आयोजित किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार POJK के शहीदों की याद में स्मृति भवन का निर्माण करेगी। POJK भारत का अभिन्न अंग है। POJK ये भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उससे हमसे अलग नहीं कर सकती। मुझे कोई संदेह नहीं कि एक दिन हमारी मिट्टी के सभी अविभाज्य अंग
भारत का मजबूत हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के संकल्प को साकार करने का सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को लेकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 का उद्घाटन 10 से 11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मेंबर सेक्रेटरी NDMA कमल किशोर ने बताया कि इन 2 दिनों के इस कार्यक्रम में देश में हो सकने वाले किसी भी आपदा के पहलू पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 2 दिनों के कार्यक्रम में 4 सत्र रखे गए हैं, जिसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में DRR को मुख्यधारा में लाना, जोखिम प्रशासन के तहत आपदा जोखिम प्रबंधन को गहन बनाना और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रकृति आधारित समाधान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में 19 प्री इवेंट भी आयोजित किए जाएंगे, जिसका विवरण भी इस कार्यक्रम में रखा जाएगा। 10 और 11 तारीख का जो ये कार्यक्रम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। पहले प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे 4:30 बजे 10 तारीख को, और इस बार के नेशनल प्लेटफॉर्म की थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत नई तरह की आपदाएं हो रही हैं। ऐसी जगह बाढ़ आती है जहां पहले नहीं आती थी, ऐसी जगह सूखा पड़ता है जहां नहीं पड़ता था, लाइटनिंग स्ट्राइक्स में की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो फोकस इस बार ये रहेगा कि हम कैसे आपदा प्रबंधन की पूरी प्रणाली को जन जन तक ले जाएं, इसको और डीपन करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।